बच्चों, आज का हमारा उपविषय है अनुवाद। आज हम अनुवाद का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे और समझेंगे। अनुवाद शब्द किस प्रकार से निर्मित हुआ है, सबसे पहले हम इसे समझेंगे। अनुवाद वध धातु में, संस्कृत की वध धातु में अनु उपसर्ग और ज्ञ प्रत्यय लगने से अनुवाद शब्द का निर्माण हुआ है। अनु का अर्थ होता है बाद में और वाद का अर्थ होता है कहना। तो इस प्रकार से अनुवाद का अर्थ हुआ बाद में कहना, अर्थात जो पहले कहा गया है उसको फिर से कहना अनुवाद होता है। अब हम अनुवाद के क्षेत्र में जो शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, सबसे पहले उसको जान लें, फिर हम अनुवाद को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। मूल रचना होती है, उसको हम मूल कृति, मूल पाठ कहते हैं। जैसे संस्कृत में लिखित जो रामायण है, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण मूल कृति है, उसको मूल पाठ या मूल रचना बोलते हैं। जो वाल्मीकि हैं, महाकवि वाल्मीकि, उनको मूल रचनाकार या मूल लेखक या लेखक भी बोल सकते हैं। जब हम मूल कृति का किसी दूसरी भाषा में रूपांतरण कर दें, जैसे रामायण का हिंदी में रूपांतरण कर दें, तो जो हिंदी में रामायण लिखित जाएगी उसको अनुदित रचना, अनुदित कृति या अनुदित पाठ कहलाएगी। इसको जो लिखने वाला है, जो रूपांतरण करने वाला है, वो अनुवादक कहलाता है। रामायण की जो भाषा है संस्कृत, वो स्रोत भाषा कहलाएगी और जब हिंदी में लिखी जाएगी तो वो लक्ष्य भाषा कही बोलेंगे उसको। तो मूल भाषा, लक्ष्य भाषा। अब हमने जो अनुवाद के क्षेत्र में जो शब्दावली प्रयोग की जाती है, जैसे लक्ष्य भाषा, स्रोत भाषा, अनुवादक, तो इनका हमें पता चल गया है। अब हम जो आजकल अनुवाद शब्द का प्रयोग ट्रांसलेशन, जो इंग्लिश का वर्ड है, उसके समानार्थी किया जाता है। अगर हम इस संदर्भ में अनुवाद का अर्थ समझें, तब मूल पाठ में निहित भाव, विचार का लक्ष्य भाषा में रूपांतरण करना अनुवाद कहलाता है। समझ में आया? मूल पाठ यानी अनुवाद का अर्थ होता है मूल पाठ में। हमने समझ लिया ना मूल पाठ क्या होता है। जो मूल रचना होती है उसमें निहित, जो उसके अंदर जो भाव है, जो अर्थ है, जो विचार है, उसका लक्ष्य भाषा में रूपांतरण करना। लक्ष्य भाषा हमने समझा ना, जैसे संस्कृत रामायण की स्रोत भाषा है और अगर हम उसका रूपांतरण हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी उसकी लक्ष्य भाषा है। तो इसी प्रकार से लक्ष्य भाषा में रूपांतरण करना अनुवाद कहलाता है। अब एक बार फिर ध्यान से सुन लो। मूल पाठ में निहित अर्थ का, भावों का, विचारों का लक्ष्य भाषा में रूपांतरण करना अनुवाद कहलाता है। अनुवाद पर विचार व्यक्त करते हुए डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया के शब्दों में उन्होंने अनुवाद की परिभाषा इस प्रकार से दी है।
अनुवाद वह प्रविधि है जिसके माध्यम से एक भाषा में कही गई बात को, विचार को, सामग्री को दूसरी भाषा में उसी क्षमता के अनुसार कह दिया जाता है। तो अब हम यह देखते हैं कि जो अनुवाद होता है उसमें केवल शब्दों का रूपांतरण नहीं होता, उसमें भाव और जो विचार होते हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, उनका भी विश्लेषण और अध्ययन करना पड़ता है। अगर कोई अनुवादक अनुवाद कर रहा है तो मूल रचना के जो भाव हैं, जो विचार हैं, उनका भी उसको अध्ययन और विश्लेषण करना पड़ेगा। अनुवाद को संस्कृतियों का सेतु भी कहा जाता है। संस्कृतियों का सेतु क्यों कहा जाता है? क्योंकि अनुवाद से दो संस्कृतियों का, दो धर्मों का मिलन होता है। दो भाषाओं की जो रचना होती है, भाषा में संस्कृति भी निहित होती है और संस्कृति से भाषाओं का किसी भी भाषा में रचित अगर रचना का रूपांतरण कर रहे हैं तो वहाँ संस्कृतियों का भी, धर्मों का भी मिलन होता है और दो देशों का भी मिलन होता है। इसलिए जो अनुवाद है वो बहुत ही विस्तृत और व्यापक शब्द है। अब हम जानेंगे कि अनुवाद की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अनुवाद अनुवाद करने से पहले अनुवादक को यह जान ले कि वह जिन दो भाषाओं को लेकर अनुवाद कर रहा है, मूल भाषा या उसको हम स्रोत भाषा भी बोल सकते हैं या लक्ष्य भाषा, उन दोनों भाषाओं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। किसको? हाँ, अनुवादक को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसको प्रत्येक भाषा की अपनी व्याकरण होती है, अपनी शब्दावली होती है, अपना शब्द भंडार होता है, तो उससे अवगत होना ज़रूरी है। अगर उसे पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो अच्छा अनुवाद नहीं कर पाएगा। तो एक अनुवादक के लिए ये आवश्यक है कि उसे को स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। नंबर 2 विशेषता है कि अनुवादक को अनुदित कृति में न कुछ जोड़ने का और न ही कुछ छोड़ने का अधिकार होता है। कहने का अभिप्राय है कि जो अनुवादक है वो जो मूल रचना है उसमें न तो कुछ जोड़ सकता है अनुवाद करते समय, ना ही उसमें कुछ घटा सकता है। उसके जो तथ्य हैं, जो आंकड़े हैं, जो औपचारिक जो बातें हैं, वो ज्यों की त्यों उसको अनुदित कृति में लाना पड़ेगा, तभी अनुवाद कहलाएगा। फिर आ जाता है भाव और विचारों का ध्यान रखना पड़ेगा। हम ये अनुवाद की परिभाषा में भी हमने पढ़ा कि भाव और विचारों का रूपांतरण होता है। जैसे भाव मूल कृति में होते हैं, वैसे ही भाव अनुदित कृति में आने चाहिए। उसके भाव और विचारों का विश्लेषण और अध्ययन करते हुए अनुदित कृति में भी लाने वो जरूरी हैं। जो अनुदित जो रचना है उसमें अर्थ की स्पष्टता भी होनी चाहिए। हम यह कह सकते हैं कि जो मूल जो रचना में अर्थ होता है, ज्यों का त्यों अर्थ हमारी जो अनुदित कृति है उसमें भी होना चाहिए। उसमें भी उतनी स्पष्टता से वो अर्थ समझ में आए जो अर्थ मूल रचना में है। अनुवादक को उसी को ज्यों का त्यों ग्रहण करे और उसको अनुदित कृति में भी लाए। अनुवाद आम जनता जो में जो प्रचलित जो भाषा है उसका प्रयोग अपनी रचना में करे। अपनी जो अनुदित कृति है उसमें आम जनजीवन की जो भाषा है उसका प्रयोग करे, वरना उसका
कोई विशेष फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि अनूदित कृति है। वो ऐसा वर्ग बहुत कम होता है जो उ उच्च स्तर की भाषा या कठिन भाषा को समझे। तो देश का जो बहुत बड़ा भाग या जनता वह होती है जो सामान्य जन भाषा को समझती है। तो अनुवादक को जो आम जनता में प्रचलित है, उन शब्दों का भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। अनुवाद करते समय मुहावरों और लोकोक्तियों और सूक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि प्रत्येक जो भाषा होती है उसकी अपनी उसके अपने मुहावरे लोकोक्तियाँ और सूक्तियाँ होती हैं। उनका ज्यों का त्यों रूपांतरण करना गलत हो जाएगा। उन उस अर्थ को कौन-सी मुहावरे और लोकोक्तियाँ स्पष्ट कर रहे हैं, ये ध्यान में रखकर मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है? हेलो? ठीक है। फिर आनंद जो हम मूल रचना में पढ़ते हुए जो आनंद की अनुभूति करते हैं, जैसे रामायण ही उठाएँ तो हमें जो रामायण को पढ़ते हुए हम विचार, भाव और अर्थ को ग्रहण करने के साथ-साथ एक विशेष सुख और आनंद महसूस कर रहे हैं। हमें उसमें पढ़ने में उसे रुचि उत्पन्न हो रही है, तो वैसे ही अगर हम हिंदी में जो लिखी गई रामायण है, उसको पढ़ते हुए वैसे ही सुख की अनुभूति करें, वही हम में रुचि बनी रहे हमारे अंदर उसको पढ़ने में भी, तो कहने का भाव है कि जो आनंद मूल कृति को पढ़ने में आए, वही आनंद अनूदित रचना को भी पढ़ने में भी आना अनिवार्य है या आना चाहिए। भाषा में सहजता और सरलता होनी चाहिए। वाक्य अनूदित रचना के छोटे होने चाहिए। ज़्यादा लंबे और उलझे वाक्य होने से अस्पष्टता आ जाती है। फिर अनुवादक के पास अनुवादक जो होता है, वो 2 भाषा या 2 वर्गों का सेतु होता है। 2 भाषाओं को आपस में जोड़ता है। वो संस्कृतियों का सेतु या भाषाओं का सेतु भी कहा जाता है। तो उसको ये ध्यान रखना या सतर्क रहना अ, चाहिए कि ये जो 2 भाषाओं और 2 संस्कृतियों का जो मिलन करने की बजाय उनमें दूरी ना हो जाए। तो ये पूरा उसका प्रयास होना चाहिए, जो जोड़ने का काम है, ये मिलने का काम है, ये पूर्ण सामंजस्य होना चाहिए इसमें कि कहीं ऐसे विचार या भाव ने उसमें लिखे जाएँ या अभिव्यक्त हो जाएँ जिससे उसमें रचना में सेतु की बजाय खाई न बन जाए, ठीक है? कि उनका आपसी मिलन होना अनिवार्य है। अगर 2 भाषाओं का रूपांतरण हो रहा है, तो उसके भाव, विचारों, उसके अर्थ का मिलन होना अनिवार्य है। उनमें मिलन होने की बजाय हमारे से कोई ऐसी अनुवादक से कोई ऐसी गलती न हो जाए कि वो मिलन या जो सेतु जिसे हम बोल रहे हैं, सेतु का अभिप्राय होता है अ, पुल। जिस प्रकार से पुल 2 किनारों को जोड़ने का काम करता है, उसी प्रकार से जो सेतु है, जो अनुवाद है, ये 2 भाषाओं का सेतु है। ये 2 भाषाओं को मिलाता है, 2 संस्कृतियों को मिलाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो 2 भाषाओं के भाव, विचार और उसका अर्थ है, वो हम उनका मिलन कर सकें। कहीं उनमें खाई उत्पन्न ना हो जाए। ठीक है? ये अनुवाद की विशेषताएँ हैं। हमने अनुवाद के बारे में पढ़ा और समझा। अब किसी विद्यार्थी को उसके अर्थ में, उसकी परिभाषा में या उसकी विशेषताओं में कुछ दुविधा हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, तो आप बता सकते हो।
अनुवाद अनुवाद क्या होता है बेटा? अनुवाद होता है कि दो भाषाएं, हमने समझा है कि दो भाषाओं के जो अर्थ मूल जो रचना होती है ना, मूल रचना, उसमें निहित विचारों को, उसके भावों को लक्ष्य भाषा में रूपांतरण कर देना। आप ये समझे हो कि मूल भाषा क्या होती है, लक्ष्य भाषा क्या होती है? हेलो, ये समझ में आया बेटा, मूल भाषा क्या होती है, लक्ष्य भाषा क्या होती है? मूल भाषा जिसमें आपने, मैं शुरू से पूछ रही हूँ बेटा, आपने बताना चाहिए था कि मैडम मुझे यहाँ दिक्कत है। ठीक है, मैं सब सारी शब्दावली मैंने बताई है। मूल भाषा मैंने बताया कि जैसे रामायण संस्कृत भाषा में रची गई है, तो रामायण की मूल भाषा या स्रोत भाषा संस्कृत है, और उसे हम हिंदी में अनुदित कर रहे हैं, तो हिंदी उसकी लक्ष्य भाषा है। अब समझ में आ गया? मूल रचना होती है, जैसे रामायण मूल रचना है, संस्कृत की मूल रचना है, वो संस्कृत में ही लिखी गई है, और उसको हम अगर हिंदी में रूपांतरित कर रहे हैं, तो हिंदी में तब लिखी जाएगी तो वो अनुदित रचना कही जाएगी। मूल रचना होती है, अनुदित रचना होती है। जो अनुवाद करता है उसको अनुवादक कहते हैं। जिस भाषा में रचना लिखी जाती है, रूपांतरित की जाती है, उसको लक्ष्य भाषा कहते हैं। अब आप अर्थ को समझें। मूल रचना में जो निहित अर्थ हैं, उसका भाव है, उसका विचार है, उसको लक्ष्य भाषा में ज्यों का त्यों रूपांतरण कर देना अनुवाद कहलाता है। ठीक है? अब समझ में आया? मूल रचना में निहित अर्थ को, भाव को, विचार को लक्ष्य भाषा में रूपांतरण करना, स्थानांतरण करना अनुवाद कहलाता है। अनुवाद में केवल दो भाषाओं के शब्दों का रूपांतरण नहीं होता है, अपितु उसमें अर्थ का, भाव का और विचार का भी रूपांतरण होता है। हमने ये समझना है कि केवल शब्दों का रूपांतरण करना ही अनुवाद अच्छा अनुवाद नहीं कहलाता है। उसके लिए मूल कृति में जो अर्थ है, उसका जो जो भाव है, जो विचार है, वही अनुदित कृति में भी आना चाहिए। जो पाठक है, पढ़ने वाले को उसी अर्थ में वो समझे, उसी भाव में वो समझे, जो मूल रचना में जो विचार हैं, वही विचार ग्रहण करे, तब वो अच्छी अनुदित रचना कहलाएगी। अब समझ में आ गया? समझ ठीक है, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं? सब समझ में आ गया क्या अब? ठीक है।